और बबल सॉर्ट कर रहे थे। Okay, okay. So just give me a moment. Okay, Prerna, in the meantime, we are connecting with the system. Uh, could you please share us some information about whatever we have learned in array or searching? सर लीनियर सर्च में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था कि कैसे लीनियर सर्च से करते हैं, और फिर बबल सॉर्ट में वही स्वैपिंग करके Okay. वैल्यूज। Mm, बबल सॉर्ट वहीं तक हुआ था बस, उसके बाद आप थोड़ा बहुत और सॉर्ट्स के बारे में बताए थे, okay. So डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स। लीनियर सर्च के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज। क्या होता है लीनियर सर्च में? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन लीनियर सर्च? सर लीनियर सर्च में वो हम लोग, जैसे कि हम लोग को था ना, पहले में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें 23 को फाउंड करना था, तो वो हम लोग हाँ, एक एक करके सर्च कर रहे थे। या एक बार एग्जैक्टली। में 1 मिनट लगता है, 2 मिनट में, ऐसे करके जा रहा था उसमें। हाँ, अब हाँ। बबल में हम लोग स्वैप कर रहे थे। ओके, फाइन। So, while searching for an element, there are two algorithms available. First one is linear search technique, and another one is binary search technique. Okay. Uh, in linear search, as you have mentioned, हम लोग first element से या very first index, that is index number 0 से search करना start करते हैं, and we try to compare the element with the element available in the array. अगर कंपैरिजन ट्रू होता है, मतलब एलिमेंट मिल जाता है, तो हम लोग वहाँ पे सर्चिंग रोक सकते हैं। और अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द अरे। और ये सर्चिंग क्राइटेरिया वैसे ही चलता रहता है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट ऑफ द अरे। या तो जब तक के एलिमेंट मिल नहीं जाता तब तक सर्च करो, या फिर आप लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर कर लियो और आपको आपका एलिमेंट नहीं मिला, तो सर्च वहां पे रुक जाएगा और बोलेगा एलिमेंट हैज नॉट बीन फाउंड इन द अरे। राइट। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, isn't it? बहुत सिंपल सा। यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, यू कंपेयर इट, एक एक करके कंपेयर करते हो, जहां मिल जाता है वहां पे रुक जाते हैं, और नहीं मिलता तो लास्ट तक चलते हैं। सिंपल प्रोसेस है। इट इज नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। द ओनली डिमेरिट अबाउट दिस थिंग इज दैट अगर एक लार्जर सेट ऑफ अरे हमको मिल जाता है, तो उसमें हमें डेटा सेट को सर्च करने में, यूजिंग लीनियर सर्च, इट विल इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि डेटा सेट या हमारा अरे सेट बहुत बड़ा है, और उसमें जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो बीच में या लास्ट में कहीं हमको मिल जाता है। ये इनफैक्ट अगर नहीं भी मिलता है, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट आवर वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इस चीज को प्रूव करने में या इस स्टेटमेंट को बताने में कि एलिमेंट नहीं मिला अरे में, वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। सो पता ये चला कि लीनियर सर्च छोटे साइज के अरे के लिए परफेक्टली वैलिड है। ऑल्सो आपका अरे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, दोनों ही रूप में वो लीनियर सर्च काम कर जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्राइटेरिया। But on the other hand, the second one, that is the binary search, is a bit complicated, but very much useful while searching for an element in the array जिसका साइज बहुत बड़ा है। अगर हमारे अरे का साइज काफी बड़ा है और उसमें एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, देन यहाँ पे फ्रूटफुल होगा कि आप लीनियर सर्च से बेहतर होगा आप बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर दो। While implementing the binary search, while implementing the binary search, one rule must be applied, that is the array should be sorted. अगर आपका array sorted नहीं है तो आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे कि लीनियर सर्च में स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होता था सर्च करना,
बाइनरी सर्च में वो मिड इंडेक्स से स्टार्ट करता है सर्च करना। ओके, आई होप सो माय पेंट विंडो इज विजिबल। यस सर। ओके, सो ये टेक्निक था हम लोग का लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च में क्या होता है, वो मिड से सर्च करना स्टार्ट करता है। अगर एलिमेंट मिड में मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो वो दो पॉसिबिलिटीज में से कोई एक हो सकता है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे वो आपके मिड वैल्यू से छोटा हो सकता है तो उससे पहले मिलेगा, और अगर उससे बड़ा होगा तो उस मिड एलिमेंट के बाद मिलेगा। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डिवाइड योर अरे इनटू टू सेगमेंट्स। इसको भी कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा एक अरे बन गया छोटा सा, और इसमें हम एलिमेंट्स डाल देते हैं। कि नेम ऑफ अरे इज ए, 12 बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू अचीव बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च को लोग समझना चाह रहे हैं तो अरे शुड बी सॉर्टेड। इसमें मेरा एलिमेंट्स ले लेते हैं। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स, और हम लोग यहाँ पे इंडेक्स भी लिख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम लोग छोटा अरे पे दिखा रहे हैं, इसी को बड़े अरे पे भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। बस शर्त ये है बाइनरी सर्च के लिए क्या, कि हमारा अरे जो है वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से दैट वी आर ट्राइंग टू सर्च x, वी आर ट्राइंग टू सर्च x इक्वल टू 20 सर्च करते हैं। ओके, 20। अगर इस 20 को हम सर्च कर रहे थे लीनियर सर्च से, तो वो क्या करता, पहले यहाँ सर्च करता नहीं मिला, यहाँ सर्च करता नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसे करते करते आफ्टर 5 सर्चेस 6th सर्च पे वो मिल जाता है ना, 6th सर्च पे मिल जाता। तो 6 सर्चेस के बाद हमको अपना एलिमेंट मिलता अगर हम लीनियर सर्च लगाते। क्या बाइनरी सर्च इससे कम समय या इक्वल उतना ही समय लेता है या उससे ज्यादा समय लेता है, ये भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। सो इफ वी सी कि पहला इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स 6 है ना, पहला इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 6 है। अगर हम मिड निकालेंगे, मेरा मिड इंडेक्स क्या होगा, तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, रिमेंबर द फॉर्मूला, 0 प्लस 6 बाई मतलब लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हम दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, so we get 0 plus 6 by 2, that is 3. So this is my mid index. Okay, now प्लीज सी कि मिड इंडेक्स में हमारे पास अभी कौन सा एलिमेंट है, और क्या जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसके साथ ये मैच कर रहा है क्या फिर ना। नो सर। नहीं, मैच नहीं कर रहा है, तो अब दो मतलब कि इससे पॉसिबिलिटी। तो हम लोग को ये पता चल, हाँ हाँ, हाँ कि हम लोग बोलिए। आगे की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली, सर थैंक यू सो इससे हम मच। लोग को यही तो आगे की तरफ जाना है। या तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सर्चिंग एरिया जो है इतना ही बचा।
हमको पता है कि इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली क्योंकि अरेंज करके रखे तो इतने में तो नहीं ही मिलेगा, तो इतने में क्यों सर्च करना है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया उसने। अब इतने में सर्च कर रहा है, 18, 20 और 25 में। अभी तक एक बार सर्च किया मिड में, ए ऑफ 3 में, नहीं मिला। अब सर्च करेगा A4, A5, A6 में से किसी एक में। अगेन इसको अब कंसिडर किया जाए कि ये अब नया अरे बन गया हमारे लिए। तो नया अरे में क्या देख रहे हैं कि लास्ट इंडेक्स तो मेरा अभी भी वही है, अपर बाउंड है ना 6, लेकिन लोअर बाउंड या लोअर इंडेक्स जो है वो अब चेंज हो गया, 0 की जगह कुछ और आएगा। तो डेफिनेटली ये 4 होगा हमारा नया लोअर बाउंड, लोअर इंडेक्स। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? नाउ आई कैन राइट माई लोअर इंडेक्स Li इज इक्वल टू मिड, है ना, मिड जो हमने बनाया, मिड प्लस वन, हमारा मिड क्या था, 3 था, मिड प्लस वन अगर हम कर देंगे तो आई गेट माई लोअर इंडेक्स। तो मिड में हमारे पास 3 था, 3 प्लस वन हमने किया तो वी गेट 4। तो लोअर इंडेक्स इज नाउ 4, अपर इंडेक्स इज नाउ 6। 4 प्लस 6 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला वही रहेगा कंसिस्टेंटली, लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स बाई 2। किसी बार आपका अगर आप मिड के बाद सर्च करें तो लोअर इंडेक्स चेंज हो जाएगा, अपर इंडेक्स विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर उसी सर्च को हम मिड से पहले कर रहे हैं तो लोअर इंडेक्स विल रिमेन कांस्टेंट, अपर इंडेक्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, पर सर फिर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं अभी लोअर इंडेक्स? अभी तो हम लोग को ये पता चल गया ना कि ये अभी यहाँ पे है। कहाँ पे है? मतलब कि हम लोग मिडिल वाला पहले निकाले ना अभी, तो उसके बाद तो फिर वो उधर जाएगा तो वो फिफ्थ पे मिल जाएगा, तो फिर अभी ये वाला क्यों करना है लोअर नहीं तो इंडेक्स उधर वाला? उधर पे वो सर्च करेगा कैसे? वो वही उसी रूल को फिर से अप्लाई करेगा जो वो पहले सर्च में किया था, लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स बाई 2। तो जो नया मिड मिलेगा अब उसमें चेक करेगा। ओके सर। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया आपने बड़े अरे मेन अरे के लिए लगाया था, वही रूल अगर कोई उसका छोटा सब अरे बनता तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए कुछ देर तक आपकी बात हम मान लेते हैं कि सर 17 में नहीं मिला, तो उसको ये तो पता चल गया कि इसमें सर्च करना है। लेकिन अब इसमें सर्च करने के लिए क्या करे, वो लीनियर सर्च लगाए कि बाइनरी सर्च लगाए, क्या लगाए? ठीक है, तो हम लोग वो बाइनरी सर्च का रूल ही अप्लाई करेंगे हर बार, चाहे मेरा अरे मेन रहे या उसके थोड़ा छोटा कर दें, फिर उस छोटे अरे को और छोटा करते चले जाएं। तो वो बाइनरी सर्च का टेक्निक ही अप्लाई करेगा। उसका टेक्निक क्या बोलता है कि आपके पास जो भी अरे है, चाहे वो मेन अरे था या नया कोई छोटा अरे बन गया है, उसका आप पहले लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स निकालो, उसकी मदद से आप फिर मिड निकालो। तो लोअर इंडेक्स तो अभी हम निकाल लिए, 4 बन गया, अपर इंडेक्स हमारे पास 6 है। अब इसी का मिड अगर निकालेंगे तो लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स बाई 2, दैट इज 4 प्लस 6 बाई 2। सो अब मेरा नया मिड क्या बन जाएगा बताओ? 5। एग्जैक्टली 5। तो अब वो सर्च कर रहा है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे, क्या वो ए ऑफ 5 में है? हाँ है। हाँ। ठीक है ना, मिल गया, सक्सेसफुली मिल गया। तो ये सेकेंड सर्च में ही सक्सेसफुली बता दिया बाइनरी सर्च कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे वो आपके एरे में है। लेकिन इसी काम को लीनियर सर्च करने में कितना समय लगा दिया? 6 यूनिट टाइम, सिक्स सर्च पे उसने दे रहा था रिजल्ट। और अभी ये इसी रिजल्ट को बाइनरी सर्च 2 सर्च में सक्सेसफुली करके दे दिया। कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, कहाँ आप 6 यूनिट टाइम लगाते सर्च करने में, ये 2 यूनिट टाइम पे रिजल्ट दे रहा है। देखने में सोचने में लगता है 6 और 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट यही अगर लार्जर डेटा सेट पे, लार्जर अरे पे हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, तो अगर हाफ अगर आप रिड्यूस कर दे रहे हो, मतलब किसी चीज को सर्च करने में अगर x यूनिट टाइम लग रहा था लीनियर सर्च में, और उसी एलिमेंट को अगर आप x/2 टाइम में अगर सर्च कर पा रहे हो या उससे कम में, देन डेफिनेटली आपका ये जो करंट या बाइनरी सर्च टेक्निक जो है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि आधा समय या आधा से कम समय में वो रिजल्ट जनरेट करके दे पा रहा है। ये तो चलो इत्तेफाक हो गया, जस्ट बाई लक के हम लोग जिस एलिमेंट को सर्च करे थे वो 2 सर्चिंग में हम लोग को सक्सेसफुली मिल गया। अगर हम 25 या 18 सर्च कर रहे होते तो शायद 3 सर्च या 4 सर्च लगा लेता। लेकिन वो जितना बार भी सर्च करता,
बाइनरी सर्च में रिजल्ट हमेशा लीनियर सर्च से कंपैरिजन अगर किया जाए तो उससे कम समय में ही देता है। ठीक यस है, सर। तो इससे पता चल गया कि अगर आपको एक बड़ा अरे मिल जाए और अगर वो सॉर्टेड अरे मिल जाए तो वैसे जगह पे हम लोग लीनियर सर्च से बेहतर रहेगा बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स द सर्चिंग पार्ट ऑफ अरे। अरे के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। ठीक है, वी आर मूविंग अहेड विद अ न्यू टॉपिक टुडे। अरे के अपने मेरिट और डिमेरिट थे, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हम लोग एक नया टॉपिक जो उसको स्टार्ट कर पाएंगे। अ, एक सिनेरियो बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके बेसिस पे हम लोग फिर अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ट्राई टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे एक क्लास में कुछ बच्चे एग्जाम दिए। 5 सब्जेक्ट्स उन लोगों का एग्जाम था, 5 सब्जेक्ट्स का उन लोगों ने एग्जाम दिया। एक प्रोग्राम बनाने बोला गया, लेट्स से कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है एक स्टूडेंट का। ओके, एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है और उस स्टूडेंट का इन 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स डिस्प्ले कराना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ बताइए, अगर हम इसको जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे थे अरे से पहले, इसको हमको बनाने में कितना वेरिएबल लग जाता? एनी गेसेस? आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, लेट्स से सब्जेक्ट्स नेम आर M1 M2 M3 M4 M5। इन पांचों सब्जेक्ट का इनपुट कराओ मार्क्स और डिस्प्ले कराओ कि उसका टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स कितना आया। सो टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? सर याद नहीं आ रहा मुझे। याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको ही बस विजुअलाइज कीजिए और उसके बेसिस पे बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आंसर उसमें मिल जाएगा। एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट उसने एग्जाम दिया। सो M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे करके 5 सब्जेक्ट है। उसका इन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स हमें डिस्प्ले कराना है। So based on only this much amount of data, could you please tell us कि how many variables do we require? हमें कम से कम कितना वेरिएबल चाहिए होगा? Okay, what I'll do, I'll try to explain this. ठीक है, so we have been asked to input the marks of 5 subjects, isn't it? एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंसर्ट करना है। सो आई नो कि मार्क्स जो हम लोग इनपुट करते हैं तो वो नंबर डालते हैं। सो इंटीजर लेकर के चल सकते हैं फिलहाल। आई कुड हैव आल्सो टेकन फ्लोट एज डेटा टाइप। तो इंट 5 सब्जेक्ट का नाम बोला तो लेट्स से सब्जेक्ट का नाम हम ले लेते हैं S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 कॉमा S5 सेमीकोलन। ठीक है प्रेरणा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये हो गया 5 वेरिएबल मेरे 5 सब्जेक्ट्स के लिए। कंप्यूट क्या करने बोला हम लोग को, डिस्प्ले क्या करने बोला? टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। अगर हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर देंगे तो आई गेट द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए भी हम इंट ले सकते हैं। सो आई राइट TM एज टोटल मार्क्स सेमीकोलन। एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सारे या टोटल मार्क्स को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वी आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। एवरेज मार्क्स में हमें फ्लोट वैल्यू मिल सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट ले लेंगे as AM. Okay, so these are the 7 variables required to take the input and display the output for the given question, where it is asking for the marks of 5 subjects of a student. एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स
को इंसर्ट करने बोला और टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स उसने मांगा है एज आउटपुट। सो एक स्टूडेंट पे प्रेरणा हमें 7 वेरिएबल लग रहे हैं, 5 इनपुट पे S1 से S5 और 2 आउटपुट पे STM एंड AM। क्लियर है ये आइडिया? ठीक है, ओके। ये हुई बात एक स्टूडेंट के लिए। नाउ इमेजिन द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड और आपके क्लास में लेट्स से 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट हैं। अगर एक स्टूडेंट पे हमें इतने वेरिएबल लग रहे हैं, कुड यू प्लीज टेल अस कि हमें 30 स्टूडेंट्स के लिए कितने वेरिएबल लग जाएंगे? दो सौ दस। थैंक यू सो मच, 210। आपने कैसे इस नंबर पे आंसर दिया? सब मल्टीप्लाई करके। ओके, 7 वेरिएबल्स वर देयर फॉर 1 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट्स के लिए कितना चाहिए? 7 इंटू 30 दैट इज 210। थैंक यू सो मच, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां आप 210 वेरिएबल ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है S1 से S5, फिर TM वैसे ही लिखना पड़ेगा 30 स्टूडेंट्स का, फिर TM लिखना, AM लिखना पड़ेगा 30 स्टूडेंट्स का। कितना लोड, कितना बर्डन ओवर राइटिंग हो जाएगा एक राइटर, प्रोग्रामर, कोडर के लिए। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है ना, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है कि हम हर वेरिएबल को ऐसे लिखें, फिर इनपुट करवाएं, फिर उसको प्रोसेसिंग में डालें और फिर आउटपुट में डिस्प्ले कराएं। बहुत ज्यादा समय लिखने में ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे डेवलपर्स ने क्या देखा कि कुछ कॉमन चीज था क्या, कि सर आप यहाँ पे जो वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, जैसे S1 से S5, ये वेरिएबल्स जो हैं ये सब एक ही टाइप के हैं, इजंट इट? ये सब इंटीजर टाइप के हैं। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 210 वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप, आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। 210 नाम कैसे याद रखें? कौन सा वेरिएबल किस स्टूडेंट के लिए था ये कैसे याद रखें? ठीक है, तो ये सब चीज बहुत इरिटेटिंग था, बहुत डिफिकल्ट था क्रिएट करने के लिए। सिंपल सा सॉल्यूशन क्या सोचा गया, इन्होंने देखा कि इतने सारे वेरिएबल, यहाँ पे तो हम 5 लिए हैं, हम लोग को 210 वेरिएबल बनाना था। 210 वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, आप उतना सारा नामकरण करोगे, उससे अच्छा है यू स्टिक टू अ न्यू टॉपिक वेयर यू आर डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप नेम, डिक्लेयरिंग द array name st, okay, and you declare the size 210. Simple. ओके, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है क्या बन गया है हमारे साथ? हियर इफ यू कुड सी, दिस st इज द नेम ऑफ योर अरे, आपका अरे का नाम है। ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने साइज लिखी है दैट इज द साइज ऑफ योर अरे। तो ये बता रहा है st एक अरे है आपका जो अपने अंदर 210 वैल्यूज स्टोर कर सकता है ऑफ इंटीजर टाइप। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? नो सर। ओके, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिएगा कैसे विजुअलाइज करा देते हैं। ओके, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं। इंट, सॉरी आई चेंज द कलर। इंट A8, ये एक छोटा सा अरे हमने बनाया जिसमें अरे का नाम है A और उसके अंदर टोटल कैपेसिटी हमने दी है 8। अब ये आउटपुट में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? एक, दो, तीन,
4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसका भी फिर से नामकरण कर लेते हैं जल्दी से। Array's name is A, इंडेक्स बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इफ यू कुड सी, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है a int a8, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा वो क्या करेगा, पूरा 8 वेरिएबल या 8 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए है वो इकट्ठा एक साथ यहाँ पे एक जगह पे रख लेगा, और इन पूरे 8 वैल्यूज के लिए एक ही नाम बस मेंशन करेगा, दैट इज a। So the name of the entire space is a, और उसके अंदर हम 8 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं ऑफ इंटीजर टाइप। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, एज कंपेयर टू नेमिंग या रिमेम्बरिंग दीज मेनी नेम्स, हमको अब सिर्फ एक ही नाम याद रखना पड़ रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। तो ये तो मेरिट हो गया, एडवांटेज हो गया अरे का। अरे का डिसएडवांटेज क्या है, अब ये भी समझते हैं। ये डिसएडवांटेज जानना अभी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिसएडवांटेज जो था उसको ही ओवरकम करने के लिए नया टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो आ रहा है। सो वेरिएबल का डिसएडवांटेजेस जो मिला उसको ओवरकम अरे ने कर दिया। ठीक है, कि बहुत सारा नाम याद रखना पड़ता है, एक ही नाम से रिप्लेस कर दो। वेरिएबल्स जो है डिफरेंट लोकेशंस पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, अरे क्या करता है, सबको इकट्ठा एक साथ एड्रेस एलोकेट करके रख लेता है। ओके, तो ये एडवांटेजेस थे। अरे का डिमेरिट क्या है, अगर आप कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, चाहे फर्स्ट एलिमेंट हो, लास्ट एलिमेंट हो, या बीच में से कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट भले डिलीट हो जाए लेकिन उसका स्पेस डिलीट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था अरे का, कि आप भले एलिमेंट को डिलीट कर दो लेकिन उसका स्पेस फिर भी बचा रह जाता है, स्पेस को वो रिलीज नहीं कर पाता है कंपाइलर। सेकेंड डिमेरिट क्या है, कि अरे का साइज हम लोग को ना पहले से मेंशन कर देना पड़ता है। हम लोग को पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि हम जो अरे बनाने वाले हैं उसका साइज क्या होना चाहिए। लेट्स थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे हम अरे का साइज सेफर साइड रहने के लिए हम अरे का साइज 8 की जगह 200 ले लिए, हम एक बड़ा साइज का अरे बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप 200 एलिमेंट्स अब आप डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्पेस ही स्पेस है। बट अगर मान लो कि वैसे 200 साइज के अरे में सिर्फ 2 एलिमेंट या 8 10 15 एलिमेंट ही स्टोर करते हैं, तो मेरा तो मेजॉरिटी स्पेस तो वेकेंट रह जा रहा है, अनयूज्ड रह जा रहा है। तो ऐसे अनयूज्ड स्पेस को बस कैप्चर करके रख लेना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी के, हमको पता नहीं कितना स्पेस चाहिए था, हम इसीलिए ज्यादा एक बार में ले लिए, और हम उस स्पेस को यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरा उतना यूज ही नहीं है। तो एक डिमेरिट हो गया, एक्सेस स्पेस आप ले लेते हो तो आप उस एक्सेस स्पेस को वेस्ट कर दे रहे हो, अनयूटिलाइज्ड अनयूज्ड रख रहे हो। सेकेंडली बोला गया कि नहीं ठीक है, स्पेस बचाने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं। तो लेट्स से कि आपको 60 या 100 कैपेसिटी का अरे बनाना था, आपने सेफर साइड में एक थोड़ा कम साइज का अरे बना लिया, लेट्स से 40 एलिमेंट्स का या 50 एलिमेंट्स का। तो जब आपका डिमांड ही था 100 एलिमेंट्स स्टोर करने का,
लेकिन आप वहां पे रखे हो साइज अरे का काफी छोटा, तो उसमें आपका एलिमेंट्स इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा सारा का सारा। जितना साइज रखे थे उतना तो हो पाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड और नहीं जा पाएगा। तो छोटा रख देने से क्या हो जाता है, हमारे पास मेमोरी स्पेस का कमी हो जाता है, वी रन आउट ऑफ स्पेस। बड़ा ले लेने से क्या हो जाता है, मेमोरी वेस्टेज हो जाता है, हम लोग ज्यादा स्पेस मेमोरी का वेस्ट कर देते हैं। तो दोनों का दोनों सिनेरियो हमारे लिए फ्रूटफुल या अच्छा नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत कैलकुलेटेड वे में यूजर से या अपने से साइज पहले से मान के चलना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट अराउंड दैट मच अमाउंट ऑफ मेमोरी या दैट मच अमाउंट ऑफ वैल्यू। उसके लिए इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो इस मेमोरी स्पेस को एलोकेट करने में इतना ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा था, और जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सोचा कि डिसएडवांटेज देखा कि डिलीट करने से मेमोरी फ्री नहीं होता है, इनको ओवरकम करने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट। इसका नाम आपने पहले सुना है पहले कभी? Yes, sir. Okay, so you might be knowing a bit about linked list, हाँ सर। है ना? ओके, जल्दी से इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज डू लेट मी नो, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए क्विक। तो अरे का जो डिमेरिट हम लोग को अभी दिखाई दिया, उसको ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस हो गया। लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से दिखता है। एक आपके पास यहाँ पे एक हेड होगा, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी योर हेड, देन Node. वेरी गुड, नोड्स आर देयर। हम क्विकली पहले नोड्स को बना लेते हैं, फिर उसको प्रिपेयर करेंगे। लेट्स से ये 3 नोड्स हैं, नोड्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 सेगमेंट्स में। मत बनाना है। अब इनका नेमिंग हम लोग करते हैं जल्दी से। सो दिस इज गोइंग टू बी द हेड, this is going to be node 1, let's say, node 2, node 3। 3 nodes are there। हर एक नोड का 2 सेगमेंट रहता है। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ डेटा पार्ट, एंड सेकेंड सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ Next. लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट ना, नेक्स्ट लिख देते हैं। The same thing will go over here also, data and next। Okay, now we know कि every node consists of some address। तो अगर हम अपने नोड्स का एड्रेस अगर लिख देते हैं, लेट्स से पहले नोड का एड्रेस था 2000, दूसरे नोड का एड्रेस है 2010, रैंडमली ले रहे हैं, तीसरे नोड का एड्रेस है 2018। ओके, नाउ so currently we have created a linked list, or rather we are trying to build a linked list जहाँ पे 3 नोड है by the name node 1, node 2 and node 3। each has got their own set of data and next part। एक नोड का 2 हिस्सा रहता है, फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ द डेटा जो वो स्टोर करेगा अपने अंदर,
एंड सेकेंडली इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, हर एक नोड अपने सेकेंड सेगमेंट में एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड रखता है। सो अगर यहाँ पे लेट्स से हमने सबका एड्रेस लिख रखा है, प्रेरणा कुड यू प्लीज टेल अस कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वैल्यूज, अभी जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, मतलब इस नेक्स्ट की जगह हम क्या लिख सकते थे? वो जो नीचे हम लोग जो वैल्यू दिए हैं उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट 2001, नहीं 2001, 2010, हाँ 2010, वेरी गुड। ठीक है, 2010, जैसे ही ये 2010 लिखते हैं इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नोड बिकॉज उसी का एड्रेस उसने कंटेन कर रखा था। देन यहाँ नेक्स्ट में क्या मिलेगा हम लोगों को? 2018, है ना, 2018, जैसे ही ये चीज होगा इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। नाउ एज यू सी कि इस नोड के बाद और कोई नया नोड नहीं है, दिस इज द लास्ट नोड, तो लास्ट नोड इज ऑलवेज कंटेनिंग द एड्रेस एज नल। ओके, एज नल, नेक्स्ट की जगह यहाँ पे हमारे पास रहेगा नल, नल वैल्यू। ठीक, नल क्या करता है? नल सिग्निफाइज दैट दिस इज द टर्मिनेशन और द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, इसके बियॉन्ड, इसके बाद और कोई नया नोड नहीं है। So every last node of the linked list will be containing the address part as null. Head में blank रह गया, head always contains the address of first node. So what is the address of first node? 2000। 2000. Okay, 2000, जैसे इस लाइन को हम लोग लिखेंगे it will start pointing towards 2000. Now this completes the diagrammatic representation of a single linked list or singly linked list, where we are having a head which contains the address of first node, and right now we are having three nodes. We are having three nodes by the name node 1, node 2, and node 3, and each consists of their address, and each node is referring to the next node in the linked list segment. एंड लास्ट नोड जो हमारे पास है नोड 3, बिकॉज उसके पास और कोई नोड नहीं है तो दैट विल कंटेन द एड्रेस पार्ट एज नल। अब इसमें अरे का जो डिमेरिट था उसको इसने ओवरकम कैसे किया, अगर उसको प्लेन टेक्स्ट में बोल देते हैं तो इसमें ऐसा है कि हम एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कहीं से भी कर सकते हैं। आई कैन इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट और एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, या हम किसी दो नोड के बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज, सो वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड और इंसर्ट अ न्यू नोड एट एनी लोकेशन। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट कि अगर हम किसी नोड को डिलीट करना चाहें, चाहे वो स्टार्टिंग से, बीच में से कोई सा, या लास्ट में से, वी आर वी हैव द प्रिविलेज टू डिलीट द नोड। और जब हम नोड को डिलीट करते हैं तो वो उस मेमोरी स्पेस को भी रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। तो नोड के डिलीट करते ही, आपके डेटा के डिलीट करते ही वो मेमोरी भी रिलीज हो जाता है। यही डिमेरिट अरे में था जिसको ओवरकम किया गया लिंक्ड लिस्ट में। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग को मिल गए लिंक लिस्ट में, जो कि अरे में समवेयर डाउन द लाइन अरे उतना फ्लेक्सिबल नहीं था, काफी रिजिड स्ट्रक्चर का था, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने के लिए वी हैव बीन एबल टू इंट्रोड्यूस लिंक्ड लिस्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, okay, what else do you know about linked list? Quickly please tell me. सर इतना तो ही पता था मुझे। Okay, types of linked list, जैसे ये हो गया सिंगल लिंक लिस्ट, देन वी हैव, सॉरी, सर उसका होता है सिंगल होता है, डबल होता है। तो
तो एक और आता है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, सेम टाइप का डायग्राम रहता है, बस वहां पे जहां हमारे पास डेटा और नेक्स्ट पार्ट रहता है, वहां हमारे पास तीन कंपोनेंट रहते हैं, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट। ठीक है, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट। तो जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या है हमारे लिंक लिस्ट में कि हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वी कैन नॉट रिट्रीव बैक, हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डबली लिंक लिस्ट अगर हम यूज कर लेंगे तो इट विल ऑल्सो होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड ऑल्सो। मतलब क्या हो गया, दिस नोड टू, वेट, दिस नोड टू विल ऑल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ये डबली लिंक लिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। एंड दिस नोड थ्री विल कंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, इस तरह से चलेगा। यस सर। ठीक है, और वहाँ पे तीन कंपोनेंट रहते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कंपोनेंट्स लाइक डेटा एंड नेक्स्ट। तो वहाँ पे प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट ये रहता है। So linked list can also be represented या created using an array. ठीक है, or else we can create it using the concept of pointers itself. So do you know the concept of pointer? यस सर। Okay, why do we use or how do we use pointers? एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके, देन विल ट्राई टू सी हाउ मच डू वी नो बोथ ऑफ अस। ओके, सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर जानना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हम लोग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट जो समझते हैं, जहाँ पे एड्रेस ही पास कर देते हैं वेरिएबल का, तो वहां पे क्या होता है, पॉइंटर के थ्रू हमारा ये काम हो पाता है। ऑल्सो लिंक लिस्ट के साथ जब हम लोग डील कर रहे हैं तो वहां पे अगर हम इसका प्रोग्राम समझेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, there it will require the use of pointer concept. Okay, so what I'll do, teach you in the next 5 to 10 minutes pointer का concept, और लेटर क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक लिस्ट कुछ प्रोग्राम्स, बना हुआ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे कि वो लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट कर रहा है। ओके, so ओके। just give me a minute, I'll start the few things. uh, Now I will require your help once I write down the whole program, or rather the segment only. Uh, a variable int x is there which is currently having a value 10, ये एक normal variable है, पता चल रहा है। Then we have int pointer y. Okay, so it is a pointer variable, it is not a normal variable. Pointer variable क्या store करता है, it stores the address of another variable, so address of x, that's it. Then we are trying to print, let's say, printf, uh, just wait, printf percentage d, then we have x, then once again printf percentage u, ampersand x. Next thing is percentage u, comma y.
परसेंटेज डी, पॉइंटर वाई, lastly we having printf, percentage u, sorry, ampersand y. ओके, लेट्स से इतना ही हमारे पास स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट बी हैविंग द एड्रेस, तभी हम लोग इस पे डिस्कस कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स से we have two things. Okay. First one is this box is the address referral of x variable. X का वैल्यू कितना है 10, as you can see the first line 10. इसका एक एड्रेस होगा. ओके, इसका अपना एड्रेस होगा. लेट्स इसका एड्रेस हम लेते हैं 2000. 2000. ओके, सेकेंड बॉक्स जो है ये क्या है, y के बारे में है. y, इफ यू सी द सेकेंड लाइन ऑफ द कोड, ये आप बता सकते हो प्रेरणा की क्या हो रहा होगा इसमें. Pointer y is equal to address x. हाँ, सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x? 2000. 2000. So ये pointer y refers to the address of x. So the current address of x is 2000. तो ये 2000 y के अंदर स्टोर हो जाएगा. 2000. ओके, 2000. y का अपना खुद का भी एड्रेस होगा. लेट्स से 2010. ओके, 2010. अब ये दो लाइन हमारा जो था यहाँ पे, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे कर दिया है. अब इसी के बेसिस पे लास्ट की जो 4-5 लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं वो काम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट एफ परसेंटेज डी. परसेंटेज डी कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करते हैं, इजंट इट. परसेंटेज डी, परसेंटेज डी एक्स. तो ये एक्स का वैल्यू प्रिंट कर रहा है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स राइट नाउ? 10. 10. तो दिस लाइन विल प्रिंट द रिजल्ट एज 10. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं. प्रिंट एफ परसेंटेज यू. परसेंटेज यू हम लोग किस लिए यूज करते हैं? वी यूज इट टू रेफर टू द एड्रेस. ओके, वी रेफर इट टू यू, वी यूज इट टू रेफर टू द एड्रेस. क्यों? परसेंटेज यू इज फॉर अनसाइंड इंटीजर. अनसाइंड इंटीजर. परसेंटेज डी जैसे है इंटीजर के लिए, वैसे परसेंटेज यू होता है अनसाइंड इंटीजर के लिए. सी, क्या कभी किसी का एड्रेस, चाहे हमारे घर का ही या किसी अपार्टमेंट का एड्रेस, माइनस में हो सकता है क्या? कि आपका अपार्टमेंट नंबर -2 है और आपका गली नंबर -5 है? No, sir. नहीं ना, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा. तो उसी तरह से मेमोरी में भी जो एड्रेस हम लोग लोकेट करते हैं, एलोकेट करते हैं, वो एड्रेस भी हमेशा पॉजिटिव रहता है. इसीलिए कई बार हम लोग परसेंटेज यू से भी रेफर करते हैं, बिकॉज वी नो कि एड्रेस हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर यूजर बाय मिस्टेक अगर कहीं दे दिया माइनस में एड्रेस, तो क्या होगा? उसी चीज को अवॉइड करने के लिए उसने अनसाइंड इंटीजर का सहारा ले लिया. बिकॉज परसेंटेज डी जो रहता है हमारे पास, वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए रहता है. लेकिन परसेंटेज यू जो रहेगा अनसाइंड, it will only for positive values, not for negative values. Okay, so ये क्या कर रहा है सेकेंड लाइन में? एड्रेस ऑफ x. ओके, एड्रेस ऑफ x. so what is the address of x right now? 2000. 2000. तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 2000. नाउ थर्ड वाला आप गेस करके बताओ क्या हो रहा है. उसमें y को प्रिंट करना है. y को प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसमें 2000. वेरी गुड, उसमें भी 2000 रहेगा.
परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर वाई प्रिंट करना है, इसमें भी तो 2000 ही होगा ना। पॉइंटर वाई, सी परसेंटेज डी है तो मतलब कि वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ना कि एड्रेस प्रिंट कर रहा होगा। पहला बात तो ये पॉइंटर वाई। सो करेंटली वाई क्या होल्ड कर रहा है अपने अंदर? 2000। 2000 किसका एड्रेस है? एक्स का। एक्स और का। एक्स, एक्स क्या होल्ड कर रहा है? 10। सो यहाँ पे हमें आंसर आएगा, यहाँ पे हमें आंसर आएगा एज 10। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हम अगर सिर्फ y लिख दिए होते तो y के अंदर जो वैल्यू था वो प्रिंट करता, दैट इज 2000 प्रिंट कर देता, जैसे कि ऊपर हुआ था, यहाँ पे जैसे हुआ था। बट पॉइंटर y का मतलब क्या हो गया कि उस एड्रेस y के अंदर जो होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट इज एन एड्रेस। तो वो एड्रेस किसको रेफर कर रहा है? उस वैल्यू को आप बता दो। लास्ट वन परसेंटेज यू एड्रेस के बारे में बात कर रहा होगा मोस्ट लाइकली। एम्परसैंड 2010। y 2010, एब्सोल्युटली गॉट इट। यस सर। सो ये आई थिंक हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं ऐसे समझ लेने के लिए, बिकॉज ये सफिशिएंटली आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बिकॉज वैरायटीज वहां पे मिल रहे हैं ना, कहीं पे परसेंटेज डी है, कहीं परसेंटेज यू है, कहीं पे एक्स है, कहीं पे एम्परसेंड एक्स है, कहीं पॉइंटर वाई है, कहीं एम्परसेंड वाई। तो किसका क्या मीनिंग है वो अगर इसी 4-5 सेंटेंसेस में समझ में आ जाता है, आई थिंक, आई बिलीव सो कि पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो आपके यस। आंसर्स के हिसाब से लग रहा है कि यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट गोज इनटू द पॉइंटर। और नेक्स्ट क्लास जो यस। हम लोग लिंक लिस्ट का स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझेंगे कि मेमोरी एलोकेट कैसे होता है, नोड्स बनते कैसे हैं, और लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे होता है। ओके, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो सर। No. Okay, so that's it from today's class. Thank you. थैंक यू सर।